हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जो सीमाएं हैं उसको बताइए। तो हिंदी में यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आपको नोट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे अंग्रेजी में। तो एक्सप्लेन मैं इसे हिंदी में कर दूंगा, तो आपको इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम में इसे अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होता है, क्योंकि जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी होती हैं और लिमिटेशंस उतना ज़्यादा लंबा नहीं रहता है जिससे आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिल सकते। तो आपको इसमें इंट्रोडक्शन ऐड करने होंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने ऐड किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे। जैसे हमने यहाँ पर पहले पॉइंट में क्या लिखा है आप देखेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? एक्सप्लेन करता है बॉन्डिंग को कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में, यानी कि उपसंयोजी जो संकुल होता है उसमें बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है। जैसे कि आपका सेंट्रल मेटल आयन होता है उससे लिगेंड जुड़े हुए हैं, आपको पता है। जैसे यह लिगेंड मेटल के नज़दीक में आता है, मेटल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, चूंकि आपको पता है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और ये जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी इक्वल होती है। बट लिगेंड जब इनके साथ अप्रोच करता है, मेटल के साथ अप्रोच करता है, तो यह अन्य एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब यह डिजेनरेट ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करता है जिनकी एनर्जी इक्वल नहीं होती है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के केस में जो ऊपर वाला एनर्जी होता है, जो हायर एनर्जी वाला होता है, वो इजी सेट होता है, जो कि 2 ऑर्बिटल्स का बना होता है। ठीक है, 2 ऑर्बिटल्स रहेगा, ये 2 ऑर्बिटल्स का बना रहता है। और जो नीचे वाला होता है उसे T2G सेट बोला जाता है। ये आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से यह लिगेंड और मेटल के मध्य जो बॉन्डिंग हो रहा है तो उसके बारे में यह जानकारी देता है। तो यह आपका पहला पॉइंट रह जाएगा। अब हम सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यह हैंस बेथे के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो इसमें तो कोई आपको टेंशन नहीं है। अब हम तीसरा पॉइंट देखें तो तीसरा में क्या कहा गया है, आपको जो एटम्स है उसे हार्ड स्फीयर के रूप में आप कंसिडर कर सकते हैं। और जब ये इंटरेक्ट होते हैं तब की स्थिति में जो इंटरेक्शन होता है वह प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो सेंट्रल मेटल आयन है और जो लिगेंड है, इन दोनों के मध्य आयनिक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होने को माना गया है। इसमें सहसंयोजक बल को बिल्कुल नकार दिया गया है, इसमें उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं की गई है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, इट ट्रीटेड द एटम एज अ हार्ड स्फीयर एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। द सेंट्रल मेटल एटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड द सराउंडेड लिगेंड हैव नेगेटिव चार्ज। अब आगे आप देखेंगे, व्हेन दिस नेगेटिव चार्जेड आयन अप्रोचेस टुवर्ड द पॉजिटिव मेटल, क्या होगा, आपके पास मेटल है, इस मेटल के पास अगर लिगेंड आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल जो है एक पॉजिटिव चार्ज रखता है, जबकि लिगेंड के पास लोन पेयर होने के कारण ये नेगेटिव चार्ज वाला हो जाता है। जब नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड पॉजिटिव चार्ज वाले मेटल के पास आता है तो उसकी एनर्जी, जैसा कि अभी अभी हमने बताया, स्प्लिट होता है ना, उसके डिजेनरेट ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। उसी को यहाँ पर बोला गया है, व्हेन दिस नेगेटिवली चार्जेड आयन अप्रोच टुवर्ड पॉजिटिव मेटल आयन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन causes changes in the energy levels of the metal ion and bonds and form the end। ठीक है, तो इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो एनर्जी लेवल्स हैं उसमें परिवर्तन भी होता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें बॉन्डिंग को समझाने के लिए, अधिकांश कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग को समझाने के लिए यह सक्सेसफुल रहा है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ में यह बॉन्डिंग को समझाने में असमर्थ रहा है। इन लिमिटेशंस की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं और यह हमारा एक मेन टॉपिक है। तो पहला आप यहाँ पर देखें कि कौन सा इसका लिमिटेशंस है। तो पहला तो इसने केवल और केवल डी ऑर्बिटल्स पर ही विचार किया है, वो भी केवल और केवल आपके मेटल के डी ऑर्बिटल पर विचार किया गया है। आपकी जो लिगेंड है उसके किसी भी ऑर्बिटल पर विचार नहीं किया गया है। अब देखिए, मेटल में केवल डी ऑर्बिटल तो नहीं होते, उसमें एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल भी होते हैं। तो उसने एस ऑर्बिटल को नकार दिया है, पी ऑर्बिटल को नकार दिया है, इनके कंसीडर ही नहीं किया है ना। इसके अलावा इनमें पाई आबंधन भी पाया जाता है, पाई आबंधन को भी यहाँ पर नहीं कंसीडर किया गया है। तो यह था आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आप देखेंगे क्या बोला गया है इसमें, इट ट्रीटेड द एटम एज अ हार्ड स्फीयर एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम वाज कंसीडर।
इलेक्ट्रोस्टैटिक बट इट कैनॉट ट्रू रियलिटी। तो यहाँ पर जो लिगेंड है और मेटल है उनके बीच की इंट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक माना गया है, विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए माना गया है। इसमें सहसंयोजकता को स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन आप प्रयोग के तौर पर देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सहसंयोजक बंध या फिर सहसंयोजक गुण भी उनमें उपस्थित होते हैं, यह प्रयोग के द्वारा प्रमाणित हो चुका है। तो दूसरा पॉइंट इसी को आपको लिखना है, ठीक है, पढ़ के हमने बता दिया। अब तीसरा पॉइंट देखें, दिस थ्योरी डिड नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंट टू द ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड, ओनली टॉकेड अबाउट द सेंट्रल मेटल आयन, ये भी हमने अभी अभी बताया। अब आगे देखते हैं, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ सम कॉम्प्लेक्सेस अबाउट व्हाई सम ऑर्बिटल्स शो लार्ज स्प्लिटिंग एंड सम शो लेस स्प्लिटिंग। तो कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जो कि अधिक स्प्लिटिंग शो करते हैं, जबकि कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जो कि कम स्प्लिटिंग करते हैं। और विद्युत रासायनिक श्रेणी इन्होंने डिजाइन की थी मेटल और लिगेंड के बीच इंटरेक्शन के लिए। तो इसमें वाटर का अगर आप बात करेंगे तो यह है कि न्यूट्रल पदार्थ है, जबकि एल्कोहल या फिर आपके हैं फ्लोरीन एक विद्युत ऋणी पदार्थ है वाटर की तुलना में। लेकिन फिर भी जो वाटर का स्ट्रेंथ है वह फ्लोरीन की तुलना में अधिक होता है। इसको 5वां पॉइंट बना के यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब आगे बात करें 6वां पॉइंट, वन ऑफ द मेन ड्रॉबैक ऑफ द CFT डज टेक केयर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स, इट ओनली टुक द आयनिक कैरेक्टर इनटू द कंसिडरेशन। तो केवल आयनिक बंध के बारे में विचार किया गया है, आयनिक कैरेक्टर के बारे में विचार किया गया है। जो कोवेलेंट कैरेक्टर है उसको पूरा का पूरा नकार दिया गया है, इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और लास्ट आपका कहता है कि all the consequent effect that are present due to the covalent character are not explained by crystal field theory. So these are the limitation of crystal field theory. To become this limitation, ligand field theory was proposed. LFT gave equal importance to the ligand orbitals.